जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वजी अहसन अलवीज़ हेयर। आज से पहले काफ़ी ज़्यादा हमने लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और उनके नोट्स पे और उनकी लेक्चर सीरीज़ डिफरेंट जो थी हमने कंडक्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स के जो हैं वो एग्ज़ाम्स आलमोस्ट टू बी कमेंस्ड हैं, यानी शुरू होने वाले हैं। तो अब हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वक़्त निकाल के बहुत सारे जो पब्लिक थी उनके बड़े सारे क्यूरीज़ थी, बड़े सारे क्वेश्चंस थे कि डिफरेंट मैटर्स पे, लाइक जो मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ थी, और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, क्यूरीज़ आ रही थी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक बात आजकल के दौर में मैं फ़ेस कर रहा था, मतलब बार बार पे व्हाट्सएप डिफरेंट दोस्त मैसेजेस करते हैं, डिफरेंट जो है वो क्लाइंट्स मैसेजेस करते हैं कि भाईजान ये जो असला लाइसेंस है इसका क्या प्रोसीजर है, कौन बनवा सकता है, कैसे बनवा सकते हैं। ये जो असला लाइसेंस हैं ये खुले हुए हैं, बंद हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। अक्सर जो है इनको पीछे से बंद कर दिया जाए, फिर कर दिया जाता है, फिर से ये जो है ओपन हो जाता है। तो डिफरेंट इसके बारे में क्यूरीज थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर फिर जो है डिटेल्ड जो है एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें हम उसको एंटरटेन करें सारे उन क्वेश्चंस को, और इसके बारे में बताएं कि एक्चुअली कैसे आप जो है वो असला लाइसेंस ले सकते हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपको असला लाइसेंस का परमिट मिलेगा, कैसे वो कैंसिल हो सकता है, कैसे उसका रीन्यूअल हो सकता है, अगर आप कुछ उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या सज़ा हो सकती है। तो इन सारे मामलात पे आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप वाकई में असला से रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं तो लेक्चर ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मज़ीद ऐसी लेक्चर सीरीज़ के लिए, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव मैं कहूँगा सीरीज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें जी। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हम इसे कंक्लूड नहीं करेंगे, 8 से 10 डिफरेंट जो है ना आपको लेक्चर्स देंगे, ताकि हर एंगल से, हर हवाले से जो है हम आपको असला रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो प्रोवाइड कर सकें। तो आज सबसे पहले जब हम बात करने लगे हैं कि असला लाइसेंस की, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कौन से बेसिकली हमने लॉज देखना होता है ना, रूल्स देखना होते हैं कि कौन कौन सा लॉ है एक्चुअली जो इस पर बात करता है। तो सबसे पहले तो पंजाब आर्म्स रूल्स हैं। आर्म्स मतलब असला से रिलेटेड पंजाब आर्म्स रूल्स ये हैं 2017 के। एक तो ये लॉ डील करता है, और दूसरा है जी हमारे पास पास्ट का पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 का। तो बेसिकली पंजाब की हद तक अगर देखें तो पंजाब रूल्स हैं, पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 के, और एक है जी पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस जो कि 1965 का है। तो ये बेसिकली दो लॉज हैं जो कि डील करते हैं। अब बात आगे बढ़ती है कि अगर किसी ने लाइसेंस बनवाना है, असला लाइसेंस बनवाना है, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। तो गौर से सुनना है जी, ये फॉलोइंग फिंगर टिप्स पे आपको बताएंगे कि ये चीज़ें पूरी होंगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे वो पाकिस्तानी होना चाहिए, यानी जो भी बंदा अप्लाई करने जा रहा है वो पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए। नंबर सेकंड पे उसके आईडी कार्ड की कॉपी दरकार है। नंबर थर्ड पे उसकी 3 पासपोर्ट साइज़ जो हैं ब्लू बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें दरकार हैं। नंबर 4 पे जो है उसका CNIC हो गया, उसका जो है वो डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। नंबर 5 पे जो है उसकी एज, एज मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, एज उसकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद मज़ीद अगर देखें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के ना थोड़े से जो कि आम पब्लिक के लिए थोड़े से कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स मैं कह सकता हूँ कि उनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी वकील से हेल्प लेंगे या किसी मेरे जैसे भाई से हेल्प ले लेंगे या कॉल करके पूछ लेंगे तो इट विल बी ईजी टू यू। उसमें ना एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो लगाना होता है साथ। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अब क्या होता है, ये आप आजकल ना मुख्तलिफ़ पुलिस खिदमत सेंटर बने हुए हैं। एक लाहौर में लिबर्टी में, एक हमारा तो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं। तो वहाँ पे आप जाके ना अप्लाई करते हैं, एक फॉर्म मिलता है, आप उसको अप्लाई करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपके मुतलका पुलिस स्टेशन को भिजवा देते हैं। जो भी मुतलका आपका पुलिस स्टेशन होगा उसको वो वेरीफाई करता है कि इस बंदे के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो रिपोर्ट कर देता है। तो वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको इसके साथ लगाना होता है। देन नंबर 7 अगर आपको बताऊँ तो
उसमें उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि ये बंदा क्रिमिनल तो नहीं है, कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या ये बहुत संगीन जो जराइम हैं उनके अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर तो ऐसा है तो ये परमिट ले के, असले का लाइसेंस ले के, तो ये खुलेआम जो है वो कत्ल करना शुरू कर देगा, अल्लाह माफ़ करें, या लोगों को हर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर तो आप क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर नहीं हैं तो आप बनवा सकते हैं। फिर आपको देखा जाएगा कि आपका एक ना इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल से जो है वो अपना ले लेना कि ये बंदा मेंटली और फिज़िकली फ़िट है। आप कहेंगे इसका क्या ताल्लुक़ है, तो भाई जो बंदा मेंटली फ़िट होगा वही जानता होगा ना, तो मैंने असले को कहाँ पे इस्तेमाल करना और कहाँ पे नहीं करना है, तो तब ये पॉसिबल है। इसके अलावा जी मज़ीद इसमें एक 150 रुपये वाला या 100 रुपये वाला, आजकल स्टाम्प ड्यूटी डिफरेंट हो गई हैं, तो वो एक बेसिक स्टाम्प जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और उस स्टाम्प पेपर में आपने स्पेसिफ़िकली ये मेंशन करवाना है और पर्पस बताना है कि मैं ये आर्म्स लाइसेंस के लिए जो है ना अप्लाई करने के लिए स्टाम्प निकलवा रहा हूँ। तो वो 100 रुपये का या 150 रुपये का स्टाम्प पेपर निकलवाना, उस पर आपकी सारी जो है वो एप्लीकेशन एज इट इज़ जो है वो तहरीर की जाती है कि ये बंदा जो है इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने ये फ़लाँ इसकी रैंक है, फ़लाँ पोस्ट है, उस पर इसको ख़दशा है या कोई भी सेफ्टी कंसर्न्स हैं, उस रिगार्ड में इसको जी असला लाइसेंस जो है वो चाहिए, इसको असला दरकार है और उसके लिए ओबियसली लाइसेंस भी चाहिए। तो वो सारा लिख के तो फिर जो है ना एप्लीकेशन मूव ऑन की जाती है। तो बेसिकली मैंने ये आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तानी हो, एज 25 ईयर्स हो, CNIC, उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफ्स उसके, और उसके बाद उसका करैक्टर, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई ना हो, और उसका जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट और स्टाम्प पेपर। ये सारी चीज़ें आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म में एक सेट बना के तो है वो सबमिट करवा देनी है। तो ये देन आपका प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा। अब देखना है जी कौन ऑथोराइज्ड है असला लाइसेंस देने का या आपको बना के देने का। क्या आपने मेरे से बनवाना है आके, या किसी जज से बनाना है, या किससे बनवाना है? ऐसा नहीं है। असला लाइसेंस बनवाने के लिए DC साहब जो हैं वो अहल हैं, अथॉरिटी जो है वो DC साहब की है, डिप्टी कमिश्नर साहब की। उनका एक प्रॉपर ब्रांच होती है, असला ब्रांच जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और देन वहाँ से आपका सारा प्रोसीजर होना है। जब आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद एक प्रॉपर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जो आम लोग हैं उनका तो इंटरव्यू ऑब्वियसली ज़रूरी होता है, लेकिन जो सरकारी पोस्ट पे होते हैं उनका नॉर्मली इंटरव्यू भी रिक्वायर्ड नहीं होता कि उनको किसी ख़ास मकसद के लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है, इंटरव्यू उनका भी हो सकता है अगर DC साहब रिक्वायर्ड करते हैं तो। अच्छा, जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद वो सारा ये प्रोसेस हो गया, एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट करवा दी, एप्लीकेशन सबमिट करवा के वो सारे मामला हो गए। अब इंटरव्यू भी हो गया और इंटरव्यू के बाद उनको एक अप्रूवल मिल गया कि ठीक है जी, आपके ये कंसर्न्स थे, उनकी बदौलत आपको ये जो है ना असला लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब पहले से वो आपके पास नहीं होता, असला नहीं होता, वेपन नहीं होता, तो जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो अप्रूवल मिलने के विदिन 90 डेज़, 90 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिल गया DC साहब से, वो सारा प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस इख्तियार करके। अब 90 दिन के अंदर अंदर आपने किसी भी ऑथराइज्ड डीलर से, मैं ऑथराइज्ड डीलर क्यों बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ऑथराइज्ड डीलर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन ऑथराइज्ड डीलर से आप परचेज़ करते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। आपने ऑथराइज्ड डीलर से, जो कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो, उसके पास जाना है, और जिस असले का रखने का आपको अप्रूवल मिला है आपने विदिन 90 डेज़ वो असला जो है वो परचेज़ कर लेना है। देन परचेज़ करके आपने जाना है NRC के पास। NRC मतलब नादरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वहाँ पे जाके अपने असले का अंदराज करवाना है कि मुझे इस असले का लाइसेंस मिला था और मैंने ये असला फलाने ऑथराइज्ड डीलर से जो है वो परचेज़ कर लिया, इसको रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दिया जाए और देन आपका असला जो है वो रजिस्टर हो जाता है। तो ये था सारा प्रोसेस। एक इंडिविजुअल के लिए, एक शख्स के लिए, एक वकील बनवा सकता है, एक डॉक्टर बनवा सकता है, एक आम कोई एक लेमैन जो है वो भी असला लाइसेंस जो है वो बनवा सकता है। इसके लिए आपको कोई वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है एजेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोसीजर नहीं जानते तो मैं ज़रूर कहूँगा कि फिर आप लाजमी किसी वकील से बात कर लें, वो आपको सारे प्रोसेस के बारे में गाइड कर देंगे, आपको बता देंगे, आपकी हेल्प आउट हो जाएगी। तो उस मसले में फिर बिल्कुल हेजिटेट ना करें रब्ता करने से, ठीक है। तो मज़ीद जो है इसमें कि एक
आम जो बंदा था उसका भी बन सकता है। मज़ीद इसमें अगर कोई सिक्योरिटी कंपनी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनको भी तो असला की ज़रूरत हो सकती है। तो वो सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं वो भी यही सारी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करके एप्लीकेशन मूव ऑन करके विद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लगा के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी मिल सकता है। मज़ीद अगर मैं बताऊँ तो ये जो असला है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको असले का लाइसेंस मिल गया है तो अब आप वही असला लेके आप स्कूल भी एंटर हो जाएं, आप कॉलेज भी चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी भी चले जाएं, आप हॉस्पिटल भी चले जाएं। ऐसा नहीं है। असले का लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन उस दौरान भी आप प्रोहिबिटेड जो प्लेसेस होती हैं कि जहाँ पे असला आप नहीं ले जा सकते, वहाँ पे असला आपको नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आप ऐसी प्लेसेस पे यानी मस्जिद में और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, मेले में, डिफरेंट जगहों पे अगर आप असला ले जाते हैं विदाउट एनी प्रॉपर मैयर्स, तो आपको सज़ा भी हो सकती है इसकी। अब मज़ीद अगर हम देखें कि आपको एक जो है वो असला लाइसेंस जो है वो मिल गया था, उसके बाद आपने क्योंकि अक्सर पॉकेट में रखा होता है, उसकी केयर नहीं करते, तो वो अक्सर जो है वो आप देखते हैं कि जैसे हमारे आईडी कार्ड जो हैं उनके बुरे हाल होते हैं, वैसे ही जो है उसके कोई किनारा जल जाता है या कट जाता है या पानी में गिर के जो है वो सारा गीला हो जाता है, भीग के वो ख़राब हो जाता है। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आप उसका डुप्लीकेट जो है वो निकलवा सकते हैं, और उसका प्रोसीजर भी वही है। एप्लीकेशन मूव ऑन करेंगे जाके सारा, जो अगर जल गया था उसकी कॉपी, अगर कट गया था उसकी कॉपी, अगर भीग गया था उसकी कॉपी, वो लगा के अपना जो है वो ग्रीवेंस बताएंगे, अपनी स्टेटमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड करवाएंगे, तो आपको बदले में डुप्लीकेट भी मिल सकता है। मज़ीद अगर मैं इसमें बात करूँ कि किसी के नाम पे असला था, तो वो जो जिसके नाम पे असला था वो बंदा जो है वो उसकी वफ़ात हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो उस डेथ के केस में क्या होगा? वो असला जो है वो उसके लीगल हेयर्स जो है वो वैसे ही यूज़ करना शुरू कर देंगे, उसका क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जिस बंदे के नाम पे वो असले का लाइसेंस था, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, तो देन उसके लीगल हेयर्स में से जाएंगे, तो वो या तो उस असले को मुतलका थाने में जो है वो जमा करवा देंगे कि हमारे जो वालिद साहब थे या कोई भी, उनके नाम ये असला था, वो वफ़ात हो गई उनकी, तो ये उनके नाम असला था। क्योंकि उससे कोई भी कल कलां अगर कोई ऑफेंस होता है, कोई जुर्म होता है, तो वो फिर उस पर आ जाएगा जो वो जुर्म करेगा। तो अगर ऐसा नहीं है, तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, हम ऑब्वियसली जाके थाने थोड़ी जमा करवा देंगे। तो आपने करना क्या है कि उसको ट्रांसफ़र करवा लेना है। ट्रांसफ़र कौन करवा सकता है? ट्रांसफ़र उनके लीगल हेयर्स करवा सकते हैं। जैसे किसी के फ़ौत होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, उनके जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह से जो असला है उसको भी लीगल हेयर्स में जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कोई एक लीगल हेयर अगर विलिंग है, तो वो एप्लीकेशन लिखेगा वही स्टाम्प पेपर पे, बाकी जो लीगल हेयर्स हैं वो एसेट दें अपना, सॉरी अपनी जो एसेंट है, मतलब जो अपनी विल है, जो अपनी राय है, वो दे देंगे कि यार अगर इस बंदे के नाम पे वालिद साहब का या जिसका भी असला था अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो वो स्टाम्प पेपर पे सब डिटेल्स लिख के साथ वही डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करने हैं इसने अपने, यानी वालिद साहब का फिर डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, और उसके साथ साथ जो है एफआरसी भी रिक्वायर्ड हो सकता है। देन अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, अपनी फ़ोटोग्राफ्स, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, अपना जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वही सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरे करके। लेकिन एडिशनल इसमें क्या होगा कि जिसकी डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट और साथ एफआरसी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो वो सारा लगा के वो आपने फिर डीसी साहब को जमा करवा देना है। वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है, आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस जो है, वो असला जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये था जी ट्रांसफ़र के हवाले से। मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो इसमें सस्पेंड का एक मसला आ सकता है कि असला अब अगर बन गया तो ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ जो है अब आप खुले आम जैसे मर्ज़ी जो है वो इसे इस्तेमाल करें। आपका असला लाइसेंस जो है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है, और वो किन ग्राउंड्स पे सस्पेंड किया जा सकता है कि आपने जो उस टाइम पे अपना आईडी कार्ड दिया था उसमें आपने अपनी एज गलत शो की थी, या मेडिकल सर्टिफिकेट में कुछ था, या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कुछ था। ये तो बेसिक रीज़न्स हो गई। लेकिन आप असला लाइसेंस रिसीव करने के बाद मुख्तलिफ उसका मिसयूज़ करते हैं, उसको गलत जगह पे यूज़ करते हैं, प्रोहिबिटेड प्लेसेस पे ले जाते हैं, तो इस सूरत में भी आपका असला लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो सकता है।
ये सस्पेंड कौन करेगा? ये भी डीसी साहब करेंगे, और जज साहब भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ लिटिगेशन आप देखते हैं कि कोई आप पे केस बन गया, उस दौरान अगर लाइसेंस असला है आपके पास, तो जज साहब अगर समझते हैं कि इसका सस्पेंशन लाजमी है तो वो भी ये डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर सस्पेंड हो गया तो ये देखना पड़ेगा कि क्या लाइफ टाइम ये सस्पेंड ही रहेगा? नहीं, ये रीस्टोर भी हो सकता है, बहाल भी हो सकता है। कौन करेगा जी? डीसी साहब करेंगे। कैसे करेंगे? आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसीजर करेंगे। मज़ीद अगर देखें हम तो कैंसलेशन जी, कैंसलेशन कब होगी? साल के लिए बना था, साल के बाद वो जो है वो उसे रीन्यू करवाना था, लेकिन आपने रीन्यू नहीं करवाया तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपने नॉर्मली करवाना होता है। अगर 1 महीना गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, आपने रीन्यू नहीं करवाया, तो 6 महीने बाद उसकी 4 गुना फ़ीस आपको दे के जो है वो रीन्यू करवाना पड़ता है। तो मज़ीद अगर इसमें हम देखें कि डीसी साहब जो हैं, जो असला ऐसे ट्रांसफरेबल के लिए आता है या एक्सपायर या कैंसिलेशन या सस्पेंशन में, तो उसको क्या करते हैं डीसी साहब? उसका एक स्टोर रूम होता है वहाँ पे डीसी साहब के पास ना, तो वो स्टोर रूम में भिजवा देते हैं, और वहाँ की 1 साल बाद जो है वो हमेशा से ये होता है कि नीलामी होती है उस असले की, तो उसका ये प्रोसेस है। अब ये तो हो गया सारा असले के बारे में, वेपन के बारे में। अब ओबियसली उसके अंदर बुलेट्स भी डलती हैं, तो बुलेट्स जो हैं, गोलियां जो हैं, उनका भी परमिट होता है। वो आप 50 से लेके 500 तक जो है वो वेरी करती हैं, डिफरेंट जो है वो रख सकते हैं एट अ टाइम। तो अगर आपको परमिट जो था वो 50 गोलियों का था, बुलेट्स का था, आपने ज़्यादा रखी हुई और मौके पे आप पकड़े जाते हैं तो भी आप पे जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको 50 गोलियां एट अ टाइम रखने की इजाज़त दी गई है, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं जी मुझे तो इससे ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी बुलेट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो भी आफ्टर ड्यू प्रोसेस हो जाती हैं, उसमें कोई कैद नहीं है। मज़ीद इसमें देखते हैं कि असला ख़रीदना किससे है, तो ऑथराइज्ड डीलर से ख़रीदना है। ऑथराइज्ड डीलर जिसको सरकार ने इजाज़त दी हो असला सेल और परचेज़ करने की, अदरवाइज़ आप नहीं ख़रीदें। क्यों आपको सज़ा हो जाएगी। और अगर मैं ऑथराइज़्ड डीलर की बात कर रहा हूँ, तो आपने अपना असला अगर बेचना है तो वो क्या होगा? आप तो ऑथराइज़्ड डीलर नहीं हैं, तो फिर आप कैसे बेचेंगे? तो इसमें इसका जवाब ये है कि आप अपना असला जो है, ज़ाती असला जो है, वो सेल कर सकते हैं, उस पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन जो आपने असला सेल किया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो रिपोर्ट है, आपको मुतलका थाने में करवाना पड़ती है कि मैंने ये वाला असला जो है वो सेल कर दिया, अब ये मेरी मलकियत में नहीं है, ताकि कल को उससे कोई जुर्म हो तो वो आपके पल्ले ना पड़ जाए। देन जी पनिशमेंट्स देख लेते हैं। इसकी डिफरेंट तरह की पनिशमेंट्स होती हैं। लाइक इसमें 2 तरह से पनिशमेंट हैं, मतलब 2 तरह से कैटेगरीज़ हैं, टाइप्स हैं। एक होता है प्रोहिबिटेड बोर्स और एक होता है नॉन प्रोहिबिटेड बोर्स। प्रोहिबिटेड बोर्स क्या हैं और नॉन प्रोहिबिटेड बोर्स क्या हैं? प्रोहिबिटेड बोर्स वो हैं कि जिनको रखने की इजाज़त नहीं है, जिनको सेल परचेज़ करने की इजाज़त नहीं है। नॉन प्रोहिबिटेड बोर्स वो हैं जिनको रखने की इजाज़त आपको मिल जाती है, छोटे हैं। लाइक जैसे आपने पिस्टल्स के नाम सुने होंगे, 30 बोर है, 32 बोर है, 34 है, 38 है, और उसके बाद 44 होता है, और एक 9 mm है, और 222 है, एट्सट्रा। ये छोटे बोर में कंसीडर होता है। इनकी अगर वायलेशन करते हैं छोटे बोर्स की, तो ये नॉन प्रोहिबिटेड में आते हैं। और जब नॉन प्रोहिबिटेड बोर की बात करते हैं तो इसकी सज़ा आपको हो सकती है 2 से 7 साल, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोहिबिटेड बोर्स की अगर बात करें, कोई मतलब आपके पास मशीन गन है, कोई रॉकेट मिसाइल आपने रख लिए हैं, तो उनकी सेल परचेज़ कर रहे हैं या कुछ भी उनकी वायलेशन करते हैं, उनको पब्लिकली लेके फिरते हैं, तो उस पर जो है आपको 7 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। मज़ीद आगे बढ़ें कि प्रोहिबिटेड बोर्स की अगर सेल परचेज़ है, जो कि मैंने बताया मशीन गन्स हैं, एट्सट्रा एट्सट्रा, अगर उनकी वायलेशन करते हैं तो आपको उम्र कैद भी हो सकती है और सज़ाए मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करते हैं आप छोटे बोर्स की, यानी नॉन प्रोहिबिटेड बोर्स की, तो उस पे आपको उसकी सेल परचेज़ की बात कर रहे हैं, तो उस पर आपको 7 साल से उम्र कैद तक भी सज़ा हो सकती है। तो ये था जी हमारे पास रफली ऑल अबाउट असला लाइसेंस के असला लाइसेंस कैसे लेना है, कौन दे सकता है, सस्पेंड कैसे हो सकता है, कैंसिल कैसे हो सकता है, रीन्यू कैसे हो सकता है, और ये ऑल अबाउट असला लाइसेंस था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 2 लॉ इस पर डील करते हैं। एक तो पंजाब
आर्म्स रूल्स 2017 के हैं और एक पाकिस्तान आर्म्स आर्डिनेंस 1965 का है। ये तो बेसिक हो गए। दैन कौन कर सकता है? पाकिस्तानी OCNIC कॉपी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारे मैंने बताए वो जैसे। उसके बाद इन सब के बाद अगर देखा जाए कि वायलेशन अगर होती है तो असले की, तो कौन सबसे पहले किस कोर्ट, कौन सी कोर्ट जो है इसको एंटरटेन कर सकती है? तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है जी। मैजिस्ट्रेट जो है वो इसको डील कर सकता है। और अगर आप अक्सर सुनते हैं कि 144 का नफाज CRPC दफ़ा 44 अगर लगी होती है, जिसे 144 CRPC बोलते हैं, तो उस जिसमें आप देखते हैं कि 4 से 4 बंदे हैं, वो 4 या 4 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, असम्बली नहीं बना सकते एक्सेट्रा। उसमें आप लाइसेंसी जो असला है वो लेके जा सकते हैं कि नहीं? उसमें नहीं लेके जा सकते। और अगर लेके जाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको पहले प्रायर एप्लीकेशन मूव करनी होगी, उसमें परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन मिलती है तो देन यू विल बी अलाउड टू गो विद दैट पर्टिकुलर असला। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने असले के बारे में सारी डिटेल्स जो हैं वो जानी होंगी और ये आपको बड़ा हेल्पफुल भी हुआ होगा। मज़ीद असले से रिलेटेड वीडियोस के लिए, मज़ीद पब्लिक जो वीडियोस हैं उनके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।